हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र पारेता फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट रेजोनेंस कोटा। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है मेमोरी बेस्ड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें गिवन है इन He plus atom a photon emits due to transition of electron from orbit n equals to 4 to n equals to 1. Find corresponding transition in hydrogen atom for same photon. मॉडर्न फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें जो फोटोन है वो दे रखा है 4 to 1 वाला ट्रांजिशन और एटम दे रखा है He+। तो एनर्जी जो है वो है 13.6 Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो सबसे पहले तो He+ एटम के लिए जो ट्रांजिशन हमें शो कर रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। ये 13.6 इंटू Z स्क्वायर, Z की जो वैल्यू है He+ के लिए 2 हो गई है, 2 स्क्वायर 1/4 से 1 में है तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ओके, 4 to 1 में। तो यहाँ से जो E की वैल्यू आ गई अपने पास 13.6 इंटू 2 स्क्वायर 1 माइनस 1/16। एक्चुअल में इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन में। आई थिंक He+ एटम ऑफ फोटोन एमिट्स ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट n इक्वल्स टू 4 to n इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमें स्टूडेंट्स ने दिया है उसके हिसाब से थोड़ा इसमें करेक्शन है। n इक्वल्स टू 4 to n इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू अपने पास है यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 आएगा, तो ये 1/4 माइनस 1/16 E इक्वल्स टू 13.6 इंटू 4। यहाँ से 1/4 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 1/4 और ये अपने पास आ जाएगा 13.6 इंटू 3/4। ओके, ये वैल्यू अपने पास आ रही है। फाइनली जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ये पता करना है कि सेम एनर्जी का जो फोटोन है वो हाइड्रोजन एटम में किस ट्रांजिशन के लिए हमें मिलेगा। तो हम जानते हैं कि जब जो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। इसका मतलब अगर हमें जो फोटोन चाहिए उसकी एनर्जी अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, उसके लिए ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम शुड बी फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए 2 से 1 में। तो 2 से 1 में यहाँ पे ये हमें ट्रांजिशन मिलना चाहिए हाइड्रोजन के लिए, ताकि हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द गिवन स्फीयर ऑफ मास 70 kg। 70 kg का स्फीयर दे रखा है और उस पर फोर्स भी लगता हुआ दिख रहा है 200 न्यूटन का और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो इसमें पूछा नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें फोर्स को, इसके अगर हम 2 कंपोनेंट करें, एक कंपोनेंट इस तरफ एक कंपोनेंट इस तरफ, FBD कंप्लीट करते हैं, mg इसका जो होगा वो हो जाएगा 700। 200 के 2 कंपोनेंट करेंगे, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 200 इंटू साइन 30, साइन 30 विल बी 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 100 और mg इसका है 700। ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, उसको भी दिखा देते हैं डायग्राम में। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करवाएंगे तो उसी से नॉर्मल रिएक्शन में मिल पाएगा। तो वर्टिकल में ऊपर की तरफ n है और डाउनवर्ड 2 फोर्सेस हमें दिख रहे हैं। एक 200 का जो कंपोनेंट था 100 न्यूटन और दूसरा इसका वेट है 700। तो अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल्स टू 100 प्लस 700, यानी यहाँ से आंसर आ जाएगा 800 न्यूटन। तो अपना ऑप्शन इसमें साफ साफ दिख ही रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है find the value of x, distance of point from center inside the earth if gravity at x is 4 times of gravity at 4r. Distance from center of its earth, r is the radius of the earth. इसमें हमें ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये अर्थ और अर्थ के सरफेस से सेंटर से 4r डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट दे रखा है और सेकंड केस में हमें पता करना है एक और पॉइंट अर्थ के अंदर सेंटर से
x डिस्टेंस पे। अब इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि एक पॉइंट ये है और एक दूसरा पॉइंट ये है। सपोज पॉइंट ये a है और ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे b है। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेविटी एट x इज 4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी एट 4r। यानी अगर हमें यहाँ का जो ग्रेविटी हम लिखें b है और यहाँ का ग्रेविटी अगर हम लिखें ga, तो दोनों में रिलेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इफ ग्रेविटी एट x इज 4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी एट 4r, यानी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो वहां का 4 टाइम्स होगा, यानी gb इक्वल्स टू 4ga, ऐसा हमें दे रखा है। और इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हमें यहाँ पे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी डिस्टेंस पे ऐसा होगा। तो हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पॉइंट पे लिखते हैं, gb की वैल्यू हो जाएगी gm अपॉन सेंटर से वो डिस्टेंस है 4r, तो यहाँ पे 4r का स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 4 टाइम्स ga। ga जो है वो a पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू ga। ga जो वैल्यू आएगी gb की जो वैल्यू है यहाँ पे हमें लिखना है gb की वैल्यू, gb इज b पॉइंट पे लिखना है, b पॉइंट अंदर है, तो वहां पे हो जाएगा gm अपॉन r क्यूब इंटू r, और r की जगह x लिख देंगे इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 टाइम्स ga का मतलब इस a पॉइंट पे जो अर्थ के बाहर है वहां पे लिखना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी gm अपॉन 4r का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा gm कट जाएगा, x अपॉन r क्यूब इक्वल्स टू नीचे इसमें बचेगा 1/4r, तो यहां से जो x की वैल्यू अपने को मिलेगी वो मिल जाएगी r/4, x की वैल्यू आ गई r/4। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई है। यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वहां के ग्रेविटेशनल फील्ड का 4 टाइम्स होना चाहिए, हमने वैल्यूज पुट कर दिए, ये स्टेप इसमें गलत है। तो इस स्टेप के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, b पे हमने वैल्यू पुट कर दी है, b पे फॉर्मूला लगा दिया है। b जो है वो अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है gm/r क्यूब इंटू r, स्मॉल r का मतलब सेंटर से डिस्टेंस आएगी, वो हमें x लिखनी है। और यहाँ पे जो a पॉइंट है वो बाहर है, और बाहर वाले पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो gm/r स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, r की जगह 4r हमने लिख दिया। फाइनली अपना आंसर आ गया x इक्वल्स टू r/4। तो r/4 इसमें है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में, इन गिवन फिगर मास इज 490 ग्राम, देन फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन टाइम t इक्वल्स टू 14 पाई सेकेंड। इसमें पूछा है, एसएचएम का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट आएगा। यहाँ पे जो दोनों स्प्रिंग्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में कनेक्टेड होने की वजह से ये 2k हो जाएगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई अंडर रूट, मास हमें दे रखा है 490 ग्राम, तो ये 490 इंटू 10⁻³ इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अपॉन जो है वो 2 इंटू के की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो ये 4 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई अंडर रूट 49 इंटू पाई 49 इंटू अपने पास ये आ गया है 10⁻⁻²। ओके, तो यह आ जाएगा पाई इंटू 7/10, यानी अपने पास आंसर आ गया 0.7 पाई। ये तो आया अपने पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने कैसे निकाला, फॉर्मूला लगाया t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई के इक्विवेलेंट। दोनों स्प्रिंग्स जो है वो पैरेलल में है, इसलिए 2k आ गया है। वैल्यूज हमने पुट कर दी, मास को केजी में कन्वर्ट कर दिया, टाइम पीरियड आ गया। हमसे पूछा 14 पाई जो टाइम है सेकंड में, उस टाइम में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे लिखेंगे, वो जो 14 पाई है उसको एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड से डिवाइड कर लेंगे। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है 0.7 पाई है। तो यहां से अपने पास इसमें जो है फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा 20। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का आंसर है 20 है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, एसएचएम का क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज v, इन अनदर मीडियम इट इज v मीडियम इक्वल्स टू 0.2, वी फाइंड द रिफ्रैक्टिव। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। We know that refractive index of a medium is n equals to c by v.
C यहाँ पे V दे रखा है और मीडियम में जो स्पीड दे रखी है वो 0.2 V दे रखी है, तो ये 0.2 V। तो फाइनली अपने पास n की वैल्यू आ गई इसमें 5 है ना, 1/0.2 यानी 5 हमें दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, n इक्वल्स टू C/V। n मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ टू बैटरीज are connected in series and then in parallel, the current in the circuit is same in both the cases, then internal resistance of battery is। हमें दो बैटरीज दे रखी हैं विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक बार दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, एक बार पैरेलल में, और दोनों केसेस में करंट सेम है। तो अगर दो बैटरीज ले लेते हैं, एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट करना है, दोनों बैटरीज आइडेंटिकल हैं, दोनों का ईएमएफ सेम, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और ये लोड रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज आर। एक बार ये सीरीज में कनेक्ट करना है और एक बार इनको कनेक्ट करना है पैरेलल में, दोनों बैटरीज को, और ये लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर हम इस केस में करंट लिखना चाहें रेजिस्टेंस में, तो यहां जो करंट होगी इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा 2E, और पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे R + 2R। इस वाले केस में जब दोनों बैटरीज को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट होगी I डैश कर सकते हैं चाहे तो, इक्वल्स टू, ये दोनों बैटरीज जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर दोनों का ईएमएफ इसमें सेम दे रखा है EE, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो भी E के बराबर ही आएगा अपॉन R प्लस जो इनकी इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी, उस इक्विवेलेंट बैटरी का जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R/2। तो इसको लिख सकते हैं 2E अपॉन 2R प्लस R। दोनों करंट्स को हमें सेम करवाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। I इक्वल्स टू I डैश, यानी 2E अपॉन R प्लस 2R इक्वल्स टू 2E अपॉन 2R प्लस R। 2E ऊपर से कट चुका है, तो ये R प्लस 2R इक्वल्स टू 2R प्लस R। तो यहां से जो R की वैल्यू अपने पास आएगी वो स्मॉल r के बराबर आ गई है, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के, एक बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। तो हमें यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा था, तो उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R इज R, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, एक बार दोनों बैटरीज को सीरीज में जोड़ना है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है, और दोनों केसेस में करंट निकाल के सेम करवा देना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है कि अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है। जब भी हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं और होल्स भी मिलते हैं, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, तो उनकी जो नंबर डेंसिटी वो ऑब्वियस है कि इंक्रीज होगी। तो एक तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इसका करेक्ट है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विल डिक्रीज, ये गलत हो गया है। रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज, ये बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर का पॉइंट इसका सही है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, यानी अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ मैग्नेट स्लोली फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट इज m, कैपिटल M है यहाँ पे, ये दिस इज कैपिटल M। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है कैपिटल M, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह कैपिटल M है। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इस डायपोल को, डायपोल कहें या मैग्नेट कहें, अगर इस डायपोल को या मैग्नेट को रोटेट करना है तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, वो इसमें पूछा हुआ है। वर्क रिक्वायर्ड शुड बी रिटन एज U फाइनल माइनस U इनिशियल, और जो U का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू माइनस MB cos थीटा। बस ये फॉर्मूला लगाना है। फाइनल के लिए एंगल हम यूज करेंगे इसमें 180, तो ये माइनस MB cos
180 माइनस, और इनिशियल के लिए एंगल यूज करना है 0 डिग्री, तो माइनस में mb cos 0। तो ये cos 180 जो है माइनस, यानी ये प्लस हो गया है 1 माइनस, और यहाँ पे ये -1, यानी इसका आंसर आ गया 2, यानी 2 MB। दिस इज 2 MB। फाइनली जो अपना आंसर है वो है 2 MB। तो 2 MB हमें ऑप्शन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से जो अपना आंसर इसमें आया है वो है 2 MB। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में, इन LCR alternating series circuit the reactance of the capacitor and inductor are respectively XC and XL, then which quantity will be non dimensional? एक हमें इसमें R दिख रहा है, एक हमें XC दिख रहा है, एक हमें ऑप्शन में XL दिख रहा है। अब तीनों की डायमेंशन ही सेम है, तीनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, तो अब इससे पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी होगी जो नॉन डायमेंशनल होगी। तो ऑब्वियस है कि अगर इन तीनों में से किन्हीं भी दो का अगर हम रेशियो ले लेंगे, तो इन तीनों में से किन्हीं भी दो का जो रेशियो होगा वही डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो ऐसा कहीं दिख रहा है कि हमें चेक करना है, तो ये गलत ऑप्शन है। इसमें भी ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया है, ये भी गलत ऑप्शन है। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें नीचे में रूट XC XL आ रहा है, यानी नीचे XC और XL का जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से X है और उसका रूट भी ले रखा है उन्होंने, तो एक तरह से ऊपर R है और नीचे X है। दिस इज इफेक्टिवली R बाय X। R मतलब रेजिस्टेंस और X मतलब रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस बाय रिएक्टेंस जो होगा वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। ये भी एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन है LCR सर्किट का अल्टरनेटिंग करंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10th। अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक लिफ्ट है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, लिफ्ट का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी है 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिफ्ट आफ्टर इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेने, काफी भी सिंपल क्वेश्चन है। 6 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेने के बाद लिफ्ट की जो वेलोसिटी होगी वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी इसमें 2 है, एक्सेलरेशन जो है इसका वो भी 2 दे रखा है, और डिस्टेंस कवर्ड इज 6। तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 24, यानी आ जाएगा 28। तो वेलोसिटी अपने पास में आ गई है √28। ये जो √28 है ये लिफ्ट की वेलोसिटी आ गई है जब उसने 6 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी। अब इस मोमेंट पे हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का ½ mv²। तो यूज ½ mv²। ½ m में जो मास हमें दे रखा है 500 kg, तो यहाँ पे लिखना है 500, और v स्क्वायर जो है अपना हो जाएगा 28। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इजीली अपना आंसर इसमें आ जाएगा। तो आप ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही दिख रहा है, तो वेरीफाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करके। काफी आसान सा सवाल है भी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो, इलास्टिक बॉल्स ईच ऑफ मास m आर फॉलिंग फ्रॉम हाइट h and colliding with the surface at the rate of 200 balls per second. The average force acting on the roof will be। इसमें सरफेस है और इस सरफेस पे जो है बॉल्स लगातार कोलाइड कर रही हैं, और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 200 बॉल्स पर सेकंड जो है वो कोलाइड कर रही है, और h हाइट से ड्रॉप कर रखा है उनको, बॉल्स को h हाइट से हमने ड्रॉप किया हुआ है। हर एक बॉल का जो मास है वो m के बराबर है। तो एवरेज कितना फोर्स लग रहा होगा, तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर सेकंड इस सरफेस को कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा होगा, पर सेकंड कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है लिखना है। सबसे पहले तो एक कोलिजन, एक बॉल की कोलिजन से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा जब बॉल नीचे आएगी v वेलोसिटी से। सपोज बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ v है, और वो v हमें पता है √2gh। जब बॉल रिबाउंड होगी ऊपर की तरफ तो वो भी √2gh, यानी v वेलोसिटी से ही रिबाउंड होगी, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक बॉल्स लिखा हुआ है, इसलिए जितनी वेलोसिटी से वो टकराएंगी उतनी वेलोसिटी से वो रिबाउंड भी होंगी। तो एक बॉल की कोलिजन की वजह से इस सरफेस को कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, mv माइनस mv।
इसका मतलब ये हो जाएगा 2 mb। ये तो हुआ एक बॉल की वजह से कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। हमें निकालना है फोर्स। फोर्स का मतलब हो जाएगा मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। इस सरफेस को पर सेकेंड कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो पर सेकेंड मोमेंटम ट्रांसफर हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉल से कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है वो पर सेकेंड कितनी बॉल्स कोलाइड कर रही हैं, हिट कर रही हैं, वो है 200। तो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे। 2m है, v की जगह लिखना है √2gh और ये हो जाएगा 200, यानी अपने पास आंसर आएगा 400m √2gh, 400m √2gh। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये भी एक आसान सा सवाल है, हमें इसमें एवरेज फोर्स बताना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg इज रोलिंग with velocity v if its kinetic energy is k equals to 7 into 10 to the power minus 3 joule, find v। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का, रोटेशनल मोशन का। इसमें हमें एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है और वो प्योर रोल कर रहा है किसी सरफेस पे और उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी v के टर्म्स में निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इस एक्सिस के अबाउट लिख सकते हैं और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखना पड़ेगा। सॉलिड स्फीयर के लिए जो आईसीएम होता है 2/5 mr² और प्लस md² करेंगे तो 2/5 mr² प्लस mr², 2/5 mr² प्लस mr² हो जाएगा 7/5 mr²। तो यहाँ पे ये 7/5 mr², तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकते हैं v/r। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है अपने पास आ जाएगी 7/10 mv²। बस अब यहाँ वैल्यूज पुट करनी है हमें। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 7 × 10⁻³ इक्वल्स टू 7/10। मास हमें दे रखा है 1 kg और वेलोसिटी जो है हमें फाइंड करनी है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है और इजीली इसमें हमें आंसर मिल जाएगा सॉल्व करके। तो जब वेरीफाई करेंगे तो हमें ऑप्शन इसमें थर्ड करेक्ट मिलना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एसी की इक्वेशन दे रखी है हमें, जो कैरियर वेव है उसके एम्पलीट्यूड की इक्वेशन दे रखी है और जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसके लिए भी हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें पूछा है डिटरमाइन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ से जो है वो fc की वैल्यू मिल जाएगी और fc की वैल्यू हो जाएगी 1000 π/2π विच इज 500 हर्ट्ज। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी fm की और fm जो होगा वो हो जाएगा 4π/2π यानी हो जाएगा 2 हर्ट्ज। ये 2 हर्ट्ज है, ये 500 हर्ट्ज है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि fc की जो वैल्यू है वो है 500 हर्ट्ज, ओके। और हमें पूछा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जो एक तो यूएसबी है और एक एलएसबी है। एलएसबी की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 500 - 2 यानी 500 - 2 की जो वैल्यू हो जाएगी 498 और यूएसबी की जो वैल्यू हो जाएगी 500 + 2 यानी हो जाएगा 502। तो ये फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें मिल गई है 498 से 402, 498 से 502, 498 से 502 ऑप्शन नंबर सेकंड हमें मिल गया है। तो ये भी एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का एक आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 पे इसमें इंफॉर्मेशन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, स्पीड इज √3/2u, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पार्टिकल को हमने ग्राउंड से फेंका है u वेलोसिटी से, सपोज थीटा एंगल पे। हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है √3u/2। इनिशियली थीटा एंगल पे सपोज फेंका है u वेलोसिटी से, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √3u/2 दे रखी है। हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो केवल उसका x कंपोनेंट बचता है वेलोसिटी का, विच इज u cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई है √3/2 यानी थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 30 डिग्री, यानी पार्टिकल को 30 डिग्री के एंगल पे
फेंका होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय जी। 2u sin 30 लिख देंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहां से अपने पास आंसर आ गया u बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हो गया u बाय जी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अ सोर्स एमिट्स लाइट ऑफ पावर 15 किलोवाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द सोर्स इज 10 to the power 16, फाइंड नेचर ऑफ एमिटेड लाइट। हमें पता लगाना है कि जो एमिटेड लाइट है उसका नेचर क्या होगा। इसमें वैल्यू पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो हमें एक पावर दे रखी है, इसमें लाइट की पावर है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड भी दे रखा है। तो लैम्डा से इसका अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो P होता है NH न्यू, P इक्वल्स टू NHC बाय लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी NHC बाय P। ये वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी इसके अंदर। N जो दे रखा है वो 10 की पावर है 16, H की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन, और जो P है पावर उधर रखी है 15 किलोवाट दे रखा है, यानी इंटू 10 टू द पावर 3। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके हम इजीली पता लगा सकते हैं लैम्डा के जो रेंजेस हैं अलग अलग, गामा रेज के लिए क्या है, इंफ्रा रेड रेज के लिए क्या है, एक्स रेज के लिए क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए क्या है। तो जब उन यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पता लगेगी तो लैम्डा से हमें पता लग जाएगा इजीली कि वो किस वेवलेंथ रेंज में आ रहा है, किस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें आंसर नंबर 4 है। तो 4th आंसर के लिए इसमें चेक कर लेंगे अपन कि किस तरह की लैम्डा आ रहा है, उसके हिसाब से पता लग जाएगा। तो वेरीफाई कर सकते हैं वो गामा रेज की जो रेंज है उसके अंदर आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। रेशियो ऑफ Cp एंड Cv डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन। रेशियो ऑफ Cp बाय Cv, जिसको हम गामा से भी लिखते हैं, गामा इज Cp बाय Cv। तो गामा जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर्स के लिए, तो अब इसमें कुछ आगे दे नहीं रखा है, तो हमें यही मानना है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट ही होगा। गामा की वैल्यू जो है वो एक लिमिट तक कांस्टेंट ही रहेगी। तो हमें इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट ये वाला दिख रहा है, गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 0, यानी गामा जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। हालांकि हायर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर के लिए वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो गामा की वैल्यू वो डिक्रीज होती है, बट यहाँ पे हमें नॉर्मल टेम्परेचर को लेकर के जवाब देना है। एक ऑप्शन इसमें 4th भी है जिसमें T की पावर 0, इसका मतलब गामा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। इसके बाद है 17th में, अ वायर हैज लेंथ 1 मीटर एट टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड टू 160 डिग्री, द वायर गेट्स कंप्रेस्ड। नाउ इफ अ ब्लॉक ऑफ मास m गेट्स हैंग to this wire, then its length again extend to its initial value. ओके, इसमें हमें इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर और उसका टेम्परेचर 210 से कम करके हमने 160 डिग्री कर दिया है, तो उसकी लेंथ कम हो जाती है। उसकी लेंथ को वापस उसी लेवल तक लाने के लिए हमने एक ब्लॉक उस पर लटका दिया है और उस ब्लॉक का मास ही हमसे पूछा है। तो इसको कर सकते हैं इजीली। यंग्स मॉडुलस का इसमें यूज होगा। यंग्स मॉडुलस जो है वो इसमें गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो होता है अल्फा वो भी यहाँ पे गिवन है, अल्फा की वैल्यू। तो y जो होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये हो जाएगा F/A डेल्टा L इंटू L। दिस इज y। अब इसमें हम डेल्टा L की जो वैल्यू है, डेल्टा L जो होगा वो हो सकता है अल्फा L डेल्टा T। डेल्टा L इज अल्फा L डेल्टा T। तो यहाँ पे F L अपॉन A, डेल्टा L इज अल्फा L डेल्टा T। तो y विल बी F को mg लिख देंगे। जिस वेट से वायर अपनी वापस नॉर्मल लेंथ में आ रहा है वो वेट है यहाँ पे, तो उस फोर्स की जगह लिखना पड़ेगा mg, L यहां से कट जाएगा अपॉन A डेल्टा T। तो यहां से हमें फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, वो हो जाएगा m इक्वल्स टू YA डेल्टा T अपॉन G।
ये हमें इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। y की वैल्यू हमें गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ जाएगा, वो दे रखा है हमें, है ना, निकालने की उसको जरूरत नहीं है। डेल्टा टी जो टेम्परेचर होगा वो इसमें 210 माइनस 160 लिख सकते हैं इजीली, 210 माइनस 160। तो यहाँ से हमें सारी वैल्यूज जो है वो मिल रही हैं, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके और हम इजीली m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटा सब दे रखा है, पुट करके आंसर निकालना है। तो जब आंसर वेरीफाई करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आना चाहिए, 60 kg। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है इलास्टिसिटी के लिए। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18th। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ r, वेयर r इज द रेडियल डिस्टेंस। इसमें हमें पोटेंशियल का वेरिएशन पूछा है यूजिंग ग्राफ, और इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके अंदर आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है ये। तो हमें पता है स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे वो पूरा उसके सरफेस पे आएगा, और सरफेस पे चार्ज आने की वजह से ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर की तरह बिहेव करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर। और यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर के अंदर हम जानते हैं कि अंदर वाला जो पोटेंशियल होता है वो होता है k/r। अंदर किसी भी पॉइंट पे ले लो, सभी जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, सरफेस पे भी यही होगी। सरफेस वाला जो पोटेंशियल होगा वो भी k/r ही होगा, अंदर वाला भी k/r होगा, यानी अंदर और सरफेस पे सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। और जैसे ही बाहर निकलेंगे V आउट, तो V आउट होता है k/r, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। यानी पहले इसमें कांस्टेंट आएगा अंदर और सरफेस तक, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। तो हमें ये ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th में, इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ वायर इज vd, व्हाट विल बी द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड कीपिंग द करंट कांस्टेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, I = NEAVD, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। उसने I को सेम रखा है, N भी सेम ही रहेगा, E भी सेम रहेगा। इसका मतलब एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि हमें एरिया को डबल करना है, तो अगर एरिया को डबल कर देंगे तो ऑब्वियस है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो आधी रह जाएगी, हाफ हो जाएगी, और हाफ हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये भी जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज 4000 x², the flux through the cube shown in figure is p/5, find p। p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखते हैं, देखो इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 4000 x² I कैप दे रखा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलोंग x एक्सिस है, और हमें इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस हैं, तो जो 4 फेसेस हैं, ये वाला फेज, ये वाला फेज, ये वाला फेज और ये वाला फेज, इन चारों फेसेस के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल हैं। इसकी वजह से इन चारों फेसेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। पीछे वाला जो फ्लक्स है वहां पे x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 होते ही वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, तो उस फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 हो गया। बचा है बस ये फ्रंट वाला फेज। तो फ्रंट वाले फेज पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आती है 4000 × x², x की वैल्यू 0.2 रख देंगे, 20 सेंटीमीटर्स की हमें साइड दे रखी है क्यूब की, तो 4000 × 0.2 × 0.2 ये आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया अपने पास में 4000 × 4/100, यानी आ जाएगा 160, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ गई 160। अब फ्लक्स हमें निकालना है, तो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी E × एरिया, क्योंकि इस फ्रंट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए जस्ट E × एरिया से आंसर आ जाएगा। E की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है 160, और एरिया जो होगा वो 0.2 × 0.2 हो जाएगा, तो ये 160 × 4/100 ये अपने पास आएगा, यानी 1.6 × 4, यानी आ जाएगा 6.4। ये आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है p/5, इसको p/5 के इक्वेट कराना है। सो p/5 =
6.4, सो P की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 6.4। ओके, तो ये 64/2 आ गया एंड 64/2 मीन्स 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट आंसर 32, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया फ्रंट वाले फेस से, क्योंकि बाकी वाले जो 5 फेसेस हैं उनके थ्रू फ्लक्स जीरो आ रहा है, केवल फ्रंट फेस के थ्रू ही फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा, वही नॉन जीरो आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट विल बी द इफेक्ट in resistance of semiconductor on increasing the temperature? अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम जानते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर्स के लिए तो क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, बट सेमीकंडक्टर वाले केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो काफी सिंपल सा जस्ट जवाब देने वाला सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है एजर्शन रीजन का। एजर्शन में है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, और रीजन में दे रखा है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन की वही एक्सप्लेन करती है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन को, यानी जो पार्टिकल नेचर होती है किसी भी लाइट की, पार्टिकल नेचर तो जो एक्सप्लेन करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरेज वगैरह को, और जो वेव नेचर है वो इन दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे अगर हम वेव नेचर लेंगे इलेक्ट्रॉन के, उससे दोनों फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाएंगे, और यही डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमें दिखता है। इसलिए इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये भी सीधे जवाब देने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, रिवर प्रॉब्लम का। अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 km/h इन स्टिल वाटर। ही ट्राइज टू क्रॉस अ रिवर फ्लोइंग विद स्पीड VR इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम and drift 750 मीटर अवे एज शोन। द विड्थ ऑफ द रिवर इज। हमें जो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए मैन को इस तरफ चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। रिवर की वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इस तरफ आएगी बीच में, और वो रिवर क्रॉस जब कर लेगा तो फाइनली यहां पहुंच जाता है, यानी वो अलोंग द रिवर फ्लो जो ड्रिफ्ट होगा वो रहा है 750 मीटर। हमें इसमें जो फाइंड करना है वो रिवर की वेलोसिटी पता करनी है, और हमें इसमें मैन की वेलोसिटी दे रखी है इन स्टिल वाटर। ये वाली जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी, है ना, ये नहीं होगी, इधर वाली वेलोसिटी होगी। यानी इसमें करेक्ट डायग्राम बनाए तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, मिनिमम टाइम के लिए उसको इधर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, यानी VMR जो होगा वो इस तरफ होगा और VR जो है वो इस तरफ है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी वो इस तरफ कहीं आएगी। सपोज ये एंगल थीटा है, ये हमें इसमें दे रखा है 750 और ये है 1000 मीटर। तो इसको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से tan थीटा अगर हम लिखें तो tan थीटा एक तो ज्योमेट्री से आ रहा है, tan थीटा विल बी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 750/1000, और यही tan थीटा यहां से हो जाएगा VR, रिवर की वेलोसिटी अपॉन VMR, और ये जो VMR की वेलोसिटी है, मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4, यानी ये 4 हो जाएगा। तो यहां से हमें VR की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो ये एक्चुअल में इन दोनों का रेशियो जो है वो 3/4 आ रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, VR की वैल्यू आ जाएगी 3। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 km/h, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस R इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर इज 0.07। हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है न्यूटन पर मीटर, 0.07 न्यूटन पर मीटर। 100 similar drops are combined to form a bigger drop. If U1 is the surface energy of 1000 similar drops and U2 is the surface energy of bigger drop, find change in energy. ओके, एक तो हमें U1 लिखना है इसके अंदर, तो U1 देखो कैसे लिख सकते हैं, U1
U1 हमें दे रखा है इस तरह की 1000 ड्रॉप्स मिलाकर 1000 ड्रॉप जो सेपरेट हैं उनकी टोटल हमें सरफेस एनर्जी लिखनी है। तो एक की लिख करके 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है T इंटू एरिया। यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। T हमें दे रखा है 0.07, एरिया जो आएगा वो सरफेस एरिया आएगा। यहाँ पे वाटर ड्रॉप है इसलिए उसका एक ही फ्री सरफेस होगा, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस जो दे रखी है हमें 1 मिलीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 कर देंगे, 4 पाई आर और ये इसका स्क्वायर। तो T इंटू एरिया, हमने एरिया लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर से, आर की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है और ये आर स्क्वायर हो गया है। मल्टीप्लाई बाय हमें करना पड़ेगा 1000, क्योंकि उसने पूछा है 1000 ड्रॉप्स की मिलाकर के टोटल जो सरफेस एनर्जी है वो हमें लिखनी थी, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई किया। ये तो आ गया U1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन U2 क्या है? यहाँ पे U2 जो है वो सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। इस तरह की 1000 ड्रॉप्स जब मिलाएंगे तो जो बिगर ड्रॉप बनेगी पहले तो उसकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी यूजिंग वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो 1000 इंटू 4/3 वॉल्यूम इक्वेट करा देंगे, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहां से जो कैपिटल आर की वैल्यू अपने को मिल रही है वो मिल रही है 10R, यानी जो बिगर ड्रॉप है उसकी रेडियस जो स्मॉलर ड्रॉप है उसकी रेडियस की 10 टाइम्स है। तो हमें जो उसकी वो दे रखी थी रेडियस 1 मिलीमीटर थी, तो ये हो जाएगी यहां से 10 मिलीमीटर। R इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर था तो कैपिटल आ जाएगा 10 मिलीमीटर, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, यानी आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। अब उसके लिए हम सरफेस एनर्जी लिख देंगे अगेन यूजिंग सेम फॉर्मूला T इंटू एरिया। T सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन हमें दे रखा है 0.07 इंटू, और जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर से ही लिखना है 4 पाई, और अब की बार जो R है वो है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर। चेंज पूछा है तो चेंज के लिए हम इसमें U फाइनल माइनस U इनिशियल कर देंगे, यानी U2 माइनस U1 ये हमसे पूछा है। दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट लिखा हुआ है, 792 माइक्रो जूल में लिखा हुआ है। अपना आंसर जूल में आएगा, उसको माइक्रो जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से ये पूरे 24 क्वेश्चन जो भी मेमोरी बेस्ड थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।